हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदित्य जैन, काम तो तुमने अभी तक नहीं भेजा मुझे। ओके, चलो। हाँ बच्चों, मुझे बताओ कि ये समझ आ गया आपको। तनवीर, तुमने भी नहीं भेजा अभी तक मुझे होमवर्क। तनवीर, मैंने तुम्हें स्पेशली चांस दिया कि तुमने कहा कि तब तुम्हारे पास फोन नहीं है और तुम्हारे में इतनी भी सीरियसनेस नहीं है कि हाँ भी तुम्हें याद रहे कि शाम को भेजना है। ऐसा क्यों है भाई? तो फिर तो मुझे क्लास से निकाल देना चाहिए था, वो बेटर रहता ना आपके लिए। हाँ जी बच्चों, मैंने देखा था आपका केमिस्ट्री वाली डेरिवेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, वो भी कोई खास फर्क नहीं है ना? तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को इस डेरिवेशन में। हम्म, तो मैं बच्चों बस ये कंप्लीट कर रहा हूँ, 2-3 लाइंस, फिर हम वो डिस्कशन करते हैं। तो अब बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इफ आई यूज
PV equal to nRT, I get nRT is equal to 1 by 3 mn VRMS square. So I get VRMS equal to root 3 RT by M. राइट? बच्चों इस डेरिवेशन में कोई भी फ्लॉ ये आखिरी 3 स्टेप्स लिखना सही है? कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें? सोचो भाई। नहीं, एनीथिंग एल्स? तो बच्चों नहीं, किसी का आया नहीं प्रॉपर आंसर। बच्चों देखो, इसमें प्रॉब्लम ये है कि वी आर यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक थ्योरी है, राइट? सो दिस थ्योरी हैज टू, मतलब इस थ्योरी के बेसिस पे हम गैस के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, राइट? तो आइडली तो जब हम एक थ्योरी बना रहे हैं तो हम थ्योरी में सीधा हाउ कैन आई यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी, या तो इस थ्योरी ने पहले उसको प्रूव किया हो, इजंट इट? अगर ये थ्योरी मान ही रही है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो फिर इस थ्योरी की जरूरत ही क्या थी, राइट? ये थ्योरी ने ही तो हमें समझा रही है ना हमें कि गैस का बिहेवियर क्या है। तो इसी से ही फाइनली निकल के आना चाहिए कि भाई हाँ जी, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, जैसे मैं आपको कल बता रहा था। ये बच्चों बात समझ आई? तो तो बस हमने मान लिया, मतलब मैंने आपको करके नहीं दिखाया। अब बच्चा एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हम 2 स्टेप्स कर सकते थे, है ना? कि या तो मैंने ये मान लिया पीवी इक्वल टू एनआरटी है,
तो उससे VRMS आ गया। अगर मान लो इस थ्योरी से मैं ये डिराइव करके निकाल लेता कि भाई ये हो जाता है, ठीक है, इस थ्योरी से बेसिकली जो हमने ऊपर जैसे जो निकाला है, मतलब अगर सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स का स्क्वायर करके एवरेज करके निकालें, तो अगर हम पहले ये प्रूफ कर देते कि VRMS is equal to √3 RT/m, तो हम क्या कह देते? तो हम कह देते कि भाई ये थ्योरी ने PV इक्वल टू NRT दे दिया। तो ये दोनों एक ही बात है, चाहे लेफ्ट साइड कह लो या राइट साइड कह लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। समझ रहे बच्चों? बट ऑफ कोर्स द राइट हैंड साइड इज मोर फंडामेंटल, मतलब दिस गोज बियॉन्ड आवर स्कोप, बट ऐसा होता है कि हम थ्योरी से पहले VRMS निकालते हैं सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स का एवरेज एक्सेट्रा लेके, और फिर उससे हम ये प्रूव कर देते हैं कि भाई हाँ जी PV इक्वल टू NRT आ गया। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? आदित्य? हम्म। तो अब बच्चों KTG का नेक्स्ट पार्ट आता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अगर हम ये तो समझ गए हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। हम बच्चों बोल वेलोसिटी देते हैं वैसे, बट वो स्पीड ही होती है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर तो स्पीड शो करते हैं, हम नहीं करते, रादर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कर्व है, क्या कहते हैं बच्चों इस कर्व को? दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता देती है कि कैसे कितने अलग अलग मॉलिक्यूल्स की क्या क्या स्पीड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप एक बार मुझे बताओ कि केमिस्ट्री में आपने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था? हम ना केमिस्ट्री में एक्चुअली मतलब सर ने एक्सप्रेशन बताया था जिसको हम फ्रैक्शन बोल देते हैं, वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या था? मतलब वो मैथमेटिकली वो फ्रैक्शन क्या था? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो कि वो फ्रैक्शन क्या होता है। दैट इज 1/n dn/dv।
ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है? मतलब ना मतलब यहाँ फ्रैक्शन वर्ड जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। फ्रैक्शन तो मतलब अगर हम सिर्फ फ्रैक्शन कह रहे होते तो वो तो फिर dn by n हो जाता, है ना? तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट जस्ट फ्रैक्शन, एक्चुअली इट इज 1 by n dn by dv। तो तो मतलब ये जो ग्राफ होता है ये आपको पता है कि ये कुछ ऐसे आ जाता है, राइट? मेरे को एक बार बच्चों बताओ कि मतलब ये y एक्सिस क्या डिनोट कर रही है? ये v क्या है बच्चों, पहले तो ये बताओ मुझे। जो y एक्सिस पे v है, ये कौन सा v है? पहली गलती, दिस इज नॉट वॉल्यूम, ये v वेलोसिटी है। आप में से कुछ लोगों ने इसको वॉल्यूम बोल दिया। ये x एक्सिस और y एक्सिस वाला v सेम है, ये स्पीड ही है, राइट? अब मुझे बताओ व्हाट शुड y एक्सिस डिनोट, क्या बता रही है y एक्सिस? देखो, जो मैंने एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लूं, ठीक है, जो बहुत ध्यान से समझना, लेट अस से दिस पॉइंट करेस्पॉन्ड्स टू 100 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? तो व्हाट वी से इज कि अगर हम 100 के आसपास वाली एक छोटी सी रेंज ले लें ऑफ स्पीड्स, ठीक है, जो रेंज हो गई बेसिकली dv, ठीक है? तो दिस इज अ स्मॉल रेंज ऑफ स्पीड्स अराउंड 100, ठीक है? तो अब इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है? तो y एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या बता रही है हमें? मतलब बच्चों एक्चुअली ना फ्रैक्शन वर्ड बार बार आपको तंग करेगा। जब हम सिर्फ फ्रैक्शन कहते हैं, अगर मैं कहता मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैथमेटिकली क्या होती है? मतलब इफ आई जस्ट से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मैं अगर कहता कि किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन लो,
तो वो तो आप सिर्फ ऐसे कहते हैं ना कि जो भी मॉलिक्यूल्स लिए अपॉन n कर दिया। Isn't it? एरिया पे भी आते हैं, हम अभी समझते हैं एरिया क्या डिनोट कर रहा है। डोंट वरी अबाउट इट। बट सबसे पहले डीवी समझ आया? डीवी क्या है? है ना, डीवी क्या है? डीवी इज अ स्मॉल रेंज ऑफ वेलोसिटीज अराउंड अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, विच इज, लेट्स से हमने 100 ली, तो मैंने 100 के अराउंड बच्चों एक छोटी सी रेंज ऑफ वेलोसिटीज ली। ठीक है, उसको हमको डिफाइन नहीं कर रहे, मतलब कह लो 100 माइनस 0.5 मीटर्स पर सेकंड से लेके 100 प्लस 0.5 मीटर्स पर सेकंड तक ले लिया, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, उस रेंज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन हो गई, वो हो गई dn/n। ठीक है, बट हमने y एक्सिस पे सिर्फ dn/n नहीं प्लॉट किया, हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? dn/n अपॉन dv, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज dn/n अपॉन dv। तो मतलब एक तरह से ये क्या क्वांटिटी हो गई? अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम बात करें, दिस इज नॉट जस्ट फ्रैक्शन जो y एक्सिस पे, इट इज लाइक फ्रैक्शन पर range of velocities, small range of velocities, isn't it? बच्चों think hard, please ask जो भी डाउट है। बच्चों क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर उसको सिर्फ फ्रैक्शन कहते तो वो dn/n होना चाहिए था। इट इज एक्चुअली फ्रैक्शन पर अ स्मॉल रेंज ऑफ वेलोसिटीज। एंड ये कौन सी रेंज है? दिस इज द रेंज अराउंड द गिवन वेलोसिटी। बताओ बच्चों।
मतलब इसको अगर हम एक और एग्जांपल से समझें, अगर मैं आपसे बच्चों ये पूछूं कि 100 के अराउंड एक, अगर मैं आपको कहूं कि एक, लेट्स से मैं कहता हूं कि देयर इज अ रेंज ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड अराउंड 100 मीटर्स पर सेकंड, मतलब ये एक तरह से क्या बन गया, दिस इज लाइक कि 100 प्लस माइनस 1 मीटर्स पर सेकंड, है ना। या ऐसे ही बोल लो, ये पहली लाइन कंफ्यूज कर रही है। अगर मैं बोलूं कि 100 प्लस माइनस 1 मीटर्स पर सेकंड में बच्चों कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप कैसे बताओगे। मान लो ये वैल्यू यहां पे जो आती है, लेट्स से दिस वैल्यू इज 0.1, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस रेंज 100 प्लस माइनस 1, तो आप क्या आंसर करोगे। यस, तो ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया 0.1 इंटू 2, है ना, मतलब कि 20% मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टोटल मॉलिक्यूल्स के 20% मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि 100 प्लस माइनस 1 की रेंज में लाई कर रहे हैं। और ये 2 कहां से आया है बच्चों, बेसिकली ये 2 क्या था, डीवी, और 0.1 क्या है, dn बाई एन अपॉन डीवी। बच्चों क्या ये बात समझ आती है। मतलब समझ आ गया वो फ्रैक्शन वर्ड का जो झोल है, कि फ्रैक्शन तो सिर्फ dn बाई एन होना चाहिए था, हम एक्चुअली हम जो प्लॉट कर रहे हैं वो dn बाई एन अपॉन डीवी कर रहे हैं, राइट। यहां से अब बच्चों आपको एक और बात क्लियर हो जाएगी। हम बच्चों मैथमेटिकली किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे लेते हैं, वाई एक्स ग्राफ का एरिया क्या होता है, इंटीग्रल वाई डी एक्स होता है ना एरिया। तो अब देखो ऊपर वाले ग्राफ से अगर मैं एरिया लूंगा तो ये क्या बन गया, देखो वाई एक्सिस पे क्या था, 1/n dn बाई डीवी इंटू dx, dx क्या बन गया, ये बच्चों ये मत सोचना ln n आ जाएगा, मतलब n तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो तो कांस्टेंट है, मतलब तो 1/n इंटीग्रल dn, तो ये 1 आ गया, समझ आया कि जब y एक्सिस पे ये एक्सप्रेशन बनता है तो जो एरिया है 1 बनेगा, राइट। अगर सिर्फ dn बाई n होता तब तो एरिया कुछ और ही अजीब सा बन जाता है ना।
हाँ, वो तो लिमिट्स आप एक्स एक्सिस की डालोगे, तो ये तो मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया आपको। वो तो n का आप अगर एक्सप्रेशन पुट कर दोगे कि n x पे कैसे डिपेंड करता है और फिर x की लिमिट्स डाल दोगे, तो बात तो वही बन जाएगी। ठीक है बच्चों? अगर हम बच्चों y एक्सिस पे नहीं आदित्य v तो 0 टू इंफिनिटी वेरी कर रहा है ना? See what is n? n is total number of molecules. वो तो कांस्टेंट है ना? n वेरिएबल नहीं है ना? n is not the number of molecules in a particular range. n is total number of molecules. तभी तो dn by n को मैंने फ्रैक्शन बोला। अच्छा, सिमिलरली बच्चों अगर y एक्सिस पे मैं आपको कहता कि अगर मैं आपको कहता कि y एक्सिस पे हम ये प्लॉट कर रहे हैं dn by dv और v, अब जो भी ग्राफ बनता, मतलब आप समझ सकते हो कि वैसे तो ग्राफ ऊपर जैसा ही बनेगा, सिर्फ स्केल का फर्क पड़ेगा। तो अब इस केस में एरिया क्या दे देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो बच्चों एक बात समझो, अभी तक मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है कि इस ग्राफ से हम मतलब क्या निकाल पाए, मतलब इस ग्राफ की फाइनली क्या इंटरप्रिटेशन है। अभी तो हम यही समझ रहे हैं कि ये ग्राफ हमने मतलब किसके बीच में प्लॉट किया है। ठीक है? तो बच्चों ये हमें मतलब ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, ये इतना अजीब सा कुछ क्यों है? बिकॉज अगर हम सिर्फ इतना कहते कि भाई कोई 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रेंज में बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। मतलब हमें ये पूछना पड़ेगा कि भाई वो 2 मीटर्स पर सेकंड किसके अबाउट, मतलब वो 2 मीटर पर सेकंड तो 0 से 2 भी हो सकता है, वो 99 से 101 भी हो सकता है, वो 1000 से 1002 भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन की वो कौन से वाली रेंज है, उसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो मतलब सिर्फ रेंज कहना इनसफिशिएंट है इंफॉर्मेशन, किस वेलोसिटी के अराउंड वो रेंज है ये पता होना चाहिए। तो बच्चों ये ग्राफ हमारे को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है कि एक सैंपल में कैसे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं। तो मतलब बेसिकली इस ग्राफ से अब हमें ये पता चल गया कि भाई ऑब्वियसली सारे मॉलिक्यूल्स की सेम स्पीड्स नहीं है।
हम ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक बहुत छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है और फाइनली भी मतलब जीरो, ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट कर रहा है और फाइनली जीरो को ही अप्रोच करेगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मतलब बच्चों? मतलब व्हाट कैन वी से कि इस ग्राफ से क्या इंटरप्रिटेशंस आई हमारे पास? मतलब सबसे पहले तो एक ब्रॉड रेंज आ गई कि हम ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। फिर हमें ये पता चल रहा है बच्चों इस ग्राफ से, बच्चों मतलब जब वेलोसिटी बहुत कम है तो ग्राफ नियरली हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल? हम्म। यार ये ना जब से मैंने वो नए लैपटॉप की बात की है, पुराना लैपटॉप मेरा बहुत तंग कर रहा है मुझे, चलता चलता कभी भी रीस्टार्ट हो जाता है बीच में। अच्छा बच्चों, मुझे अभी ना चैट नहीं दिख रही, ठीक है? कुछ भी डाउट है प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। हाँ जी, तो हमने एक तो बेसिक बात की कि भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड्स होंगी, करेक्ट? हाँ, तो मुझे कोई बताओ बच्चों अनम्यूट करके कि ये जीरो के आसपास वाई एक्सिस पे जीरो है वैल्यू, और इंफिनिटी के आसपास भी वैल्यू जीरो है, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम? बोलो बच्चों। मतलब ये जो ग्राफ जीरो से स्टार्ट कर रहा है और जीरो पे एंड कर रहा है उसका
आप सुन रहे हो बच्चों? तरन्नुर, क्या रीजन हो सकता है कि अपने आप चलता चलता रीस्टार्ट हो जाता है? ये हो गया 5 साल पुराना। चेंज करना ही पड़ेगा सीन्स। तो यस, तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, और बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है। तो एक रेंज में लाई करते हैं जनरली। तो अब बच्चों मान लो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन पता हो, इसका जो एक्चुअली एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म होती है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अब हम अलग अलग स्पीड्स निकाल लेते हैं। अगर तो हमें बच्चों सिंपल वी एवरेज निकालनी हो, तो वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे निकल सकती होगी? हाँ बच्चों बताओ, वी एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा? आप कैसे एवरेज निकालते हो किसी भी मतलब कोई मतलब स्पीड्स, कोई भी नंबर्स है उनकी एवरेज कैसे निकालते हो? Ideally, it is summation of speeds of all molecules upon total number of molecules, isn't it? आप सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स लिखते जाओ, और उसको मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn करते करते उसको n से डिवाइड कर दो। तो क्या आप एवरेज निकाल सकते होगे बच्चों? बोलो भाई। अगर मैं आपको कोई 10 स्पीड्स दे दूं, तो उन 10 स्पीड्स की आप एवरेज निकाल सकते हो ना? कैसे? मतलब 10 की 10 स्पीड्स को ऐड करके उनको 10 से डिवाइड करके। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ करें, तो क्या निकल आता है बच्चों? व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन टर्न आउट टू बी? 8 RT by pi m।
तो बच्चों व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किया होगा उससे ही आया है। सिमिलरली हम वी आरएमएस भी निकाल सकते हैं। वी आरएमएस कैसे निकला होगा बच्चों? सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स का एवरेज लेके स्क्वायर्स का और फिर उसका रूट ले लो। करेक्ट। और दिस टर्न्स आउट टू बी √3 RT/m। तो मतलब ये दोनों निकालने के लिए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, तभी निकाल सकते हो, राइट? तो बच्चों ये ना, बच्चों एक बात समझो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये ना सिर्फ नंबर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये जो √8 RT/m है या √3 RT/m है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन नंबर्स को निकालने का मेथड क्या है। ठीक है, मतलब आईआईटी वाले आपसे मतलब सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे ये वो जानना चाहेंगे कि आपको पता भी है कि ये निकलता कैसे है। मतलब ऑब्वियसली ये जो एक्चुअल केस है इसमें नहीं वो आपसे पूछ सकते क्योंकि दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपसे ये पूछा जा सकता है। मतलब आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। और नेक्स्ट होता है वी मोस्ट प्रोबेबल। बच्चों उसका क्या मतलब होता है, उसका फिजिकली क्या मीनिंग है? हाँ, दिस इज द स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमें ग्राफ से पता चल रही है ना? इस ग्राफ से बच्चों वी मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा? पीक के करस्पॉन्डिंग, राइट? तो दिस इज √2 RT/m। अच्छा मुझे बच्चों ये बताओ कि ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, एवरेज, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, अ, आप केमिस्ट्री में इनके करस्पॉन्डिंग मतलब इनकी वैल्यूज पुट करके वो नंबर्स अभी निकाल लेते हो जो भी बनता है। अ, बच्चों क्या हमेशा कोई भी सैंपल में एवरेज, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल की यही वैल्यूज आएंगी? मतलब लेट मी पुट इट दिस वे, मैं आपको 10 मॉलिक्यूल्स दे दूं, मैं आपको कहूं कि कोई कंटेनर है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या उन 10 मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये एवरेज, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल की यही वैल्यूज आएंगी? नो, राइट?
ये वैल्यूज कब आई हैं? लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट टू कौन सी वाली लार्ज? जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हो, राइट? मतलब ये वैल्यूज तभी हैं अगर मॉलिक्यूल्स की हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, राइट? तो जैसे इसका एक एग्जांपल ही बना के कर लेते हैं बच्चों। लेट्स से मैं आपको बच्चों 10 स्पीड्स दे देता हूँ, 0 1 2 3 3 4 4 4 5 6, ये 10 स्पीड्स हैं। मुझे ये निकाल के बताओ, वी एवरेज, वी आरएमएस और वी मोस्ट प्रोबेबल। आई थिंक सबने निकाल दिया है ना? एवरेज क्या है? 3.2।
RMS इज, ये हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, रूट ऑफ 13.2 है या 13.7 है बच्चों? 13.2 आई थिंक। सबको पता है क्या कर रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन में? तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन ने अपने आप वो बात बच्चों क्लियर कर दी जो मैं ऊपर कह रहा था अभी, कि भाई कि ये रेशियोज अलग हो सकती हैं, है ना? कई बार वो जान के ना, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ऐसा सैंपल दे दिया और आपको एवरेज बता भी दी, वो कह देंगे एवरेज इतनी है, आरएमएस बताओ। ठीक है, तो वो एवरेज बताने का कोई काम नहीं है, बट वो सिर्फ इसलिए है कि यू विल बी टेम्पटेड कि चल एवरेज पता है, रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, आरएमएस निकल आएगा या मोस्ट प्रोबेबल निकल आएगा। बात समझ आई बच्चों? कि भाई अगर कोई भी और केस है एक्सेप्ट फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हमें तो स्टैंडर्ड मेथड से निकालना पड़ेगा। एक बच्चों ऊपर वाले केस से आपको ये समझ आई गया होगा जो मैंने आपको पहले बोला था कि भाई अगर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से ये निकाल लेते हैं वी आर एम एस, और इसको ऊपर वाले रिलेशन में हम पुट कर देते हैं पहले वाले में, तो उससे पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रूव हो गया, इजंट इट? ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों नोट करो, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे दी हुई है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, वाई एक्सिस पे है dn बाई डी, एक्स एक्सिस पे है v, फाइंड v RMS, v most probable and v average। ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों, ये घर पे करना है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। जिसका ये ठीक हुआ, जिसका भी ठीक हुआ, आप सबको मेरी तरफ से पक्का ट्रीट है, मतलब मैं आपको साथ ही साथ स्विगी का कूपन भेज दूंगा। नोट कर लिया बच्चों क्वेश्चन? ओके, तो बच्चों नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस, नेक्स्ट वी मूव टू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है, मतलब दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द अपकमिंग चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मतलब
यहाँ से आप मतलब एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह से शुरुआत ही हो गई है थर्मो की। बस मतलब हम वो लिख रहे हैं जो केटीजी का पार्ट हम थर्मो में मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है? तो बच्चों एक तो हमें ऊपर वाले अच्छा बच्चों मैंने आपको जो नहीं करवाया है वो है मतलब स्टैंडर्ड आइडियल गैस इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस। वो आई होप सबको केमिस्ट्री में आती है, राइट? वो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और वो सब कुछ, राइट? वो नहीं मैं कराऊंगा। मतलब उसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखना और ये सब जो भी होता है वो, है ना? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि यू नो द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके। अब बच्चों क्या होता है, अ, हमने अपने जो पोस्टुलेट्स थे उसमें ऑलरेडी एक बात ये लिखी थी कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, राइट? तो अगर कोई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हुई? बताओ बच्चों। भाई फोर्स ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। तो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि चलो उसको इकट्ठे लिख देंगे कि आइडियल गैस के लिए बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है? तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होगी इसको बच्चों हम यू से डिनोट करते हैं, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है जी? अब बच्चों अगर मैं ये काइनेटिक एनर्जी लिखनी शुरू करूं तो ये ऐसे लिखी जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर तक, है ना? सबके लिए यही टर्म्स ऐड करनी है हमें। तो ये क्या बन गया बच्चों? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सो ऑन। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर क्या बन गया? ये vrms स्क्वायर बन गया इंटू n, है ना बच्चों? ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब ये ना हम और भी कई जगह करेंगे कि मतलब जैसे कुछ स्क्वायर्स में ऐड हो रहा है तो मतलब हमें फट से पता चलना चाहिए कि उसको रिप्लेस करके सीधा आरएमएस से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? हाफ एम एन इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या बन गया? रूट 3 आर टी बाई एम।
तो बच्चों ये देख सकते हो आप कि ऊपर जो टर्म बन रही है, ये क्या है? टोटल मास। नीचे क्या है? मोलर मास। तो ये क्या बन गया? 3/2 nRT, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों एनी डाउट टिल नाउ? तो ये हमने इंटरनल एनर्जी लिख दी गैस की, ठीक है? बट दिस इज नॉट कंप्लीट राइट नाउ। इसमें बच्चों देखो, हमें एक पार्ट जो और ऐड करना है। अब बच्चों क्या होता है, देयर इज अ लॉ which is known as law of equipartition of energy। ऐसा कुछ बच्चों केमिस्ट्री में पढ़ा है? क्या हुआ, सब चुप क्यों कर गए? ये अच्छा नहीं लगा नाम? नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों ये लॉ क्या कहता है कि बेसिकली हम कहते हैं कि इस लॉ को समझने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी एक मॉलिक्यूल कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस रख सकता है। ठीक है, मतलब ऐसी उसकी कितनी मोशंस पॉसिबल हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितनी इंडिपेंडेंट मोशंस हो सकती हैं? एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। इजंट इट? अच्छा मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
हाँ बच्चों, क्या ये बात समझ आती है कि एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल 3 अलग-अलग डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड? तो हम बच्चों उसके लिए कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कहते हैं कि इसके लिए जो F है, वो 3 हो गया। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम को हम F से डिनोट करते हैं। बच्चों ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला पार्ट तो अगर आप फॉर्मूले याद करके चले भी गए, तो 90% आपका काम हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आने का चांस है, जो मैंने आपको बता दिया, ये इस टाइप का है। बट ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट तो पूरे थर्मो में बार-बार यूज़ होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो बच्चों एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं। ऐसे ही जब हम एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का कुछ, है ना? मुझे सोच के बताओ बच्चों, इसकी कितनी इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ मोशंस हो सकती हैं? भाई ये 3 तो हो ही गई। क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है? सोचो बच्चों। रोटेशन भी पॉसिबल है, यस। तो एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई ट्रांसलेशनल के कारण। अब बच्चों इसकी रोटेशन किस-किस तरह पॉसिबल है? इसकी रोटेशन एक तो इस तरह से पॉसिबल है, ऐसे एक्सिस बना के। एक इसकी रोटेशन बच्चों इस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है। मतलब एक एक्सिस तो प्लेन के अंदर है, मतलब एक वाई एक्सिस हो गई एक तरह से, और एक जेड एक्सिस हो गई आउट ऑफ प्लेन। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? नहीं, एक्सिस सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। मतलब मेन बात तो ये है, हम तो बस ये समझ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट मोशंस कितनी है। तो मतलब अगर मैं, जैसे मान लो पहले वाला केस है जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को लेफ्ट राइट करता रहूं तो वो सारी डिपेंडेंट मोशंस ही बन जाती हैं। मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। और यस, एक तीसरी रोटेशन भी पॉसिबल है बच्चों, जिस केस में एक्सिस होगी लाइक दिस। मतलब ये इस टाइप की रोटेशन होगी।
बच्चों ये समझ आता है? लेकिन क्या आप ये समझ सकते हो कि ये जो तीसरे वाला केस है, ऑब्वियसली हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स का साइज तो बहुत छोटा होता है, ये तो हम सिर्फ मतलब शो करने के लिए है कि इस केस में जो आई होगा वो नेग्लिजिबल होगा। समझ आ रहा है बच्चों? ये तो सॉर्ट ऑफ वैसा केस बन गया ना कि एक रॉड के लिए हमने एक एक्सिस ले ली पासिंग थ्रू रॉड ओनली, मतलब रॉड की लेंथ के अलोंग ही एक्सिस हो गई पूरी की पूरी। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस केस में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी? 5, जिसमें कि 3 ट्रांसलेशनल हुई और 2 रोटेशनल हुई। बच्चों वंस अगेन एक बात समझो, हम ये नहीं कह रहे कि बॉडी को सिर्फ एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है मॉलिक्यूल को, ना ही हम ये कह रहे हैं कि उसको अगर रोटेट करना है तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करना है, बट हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट मोशंस की। इसके अलावा अगर आप कोई भी और मोशन बनाओगे तो वो बेसिकली उसके कंपोनेंट्स जो होंगे वो इन्हीं में लाई करेंगे, उसके अलावा नहीं कोई हो सकता, राइट? बच्चों क्या ये बात समझ आती है? और तीसरा केस होता है बच्चों पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट जैसे मर्जी हो सकती है। उस केस में क्या हो जाएगा कि जो एक हमने निग्लेक्ट किया था, ठीक है, वो भी निग्लेक्ट नहीं होगा। तो उस केस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाएंगे बच्चों? 6। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। बच्चों ये बात समझ आती है? तो बेसिकली बच्चों ये 3 वैल्यूज हमें याद रखनी है। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6। हमारा बच्चों थर्मो का हर फॉर्मूला एफ पे डिपेंडेंट होता है, तो वहां पे ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्वेश्चन में देखें कि भाई वो किस टाइप की गैस है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इंडिपेंडेंट मोशंस की ही बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि हायर टेम्परेचर्स पे और भी इंडिपेंडेंट मोशंस आ जाती हैं। वो क्यों आ सकती होंगी बच्चों? वाइब्रेशंस आ जाती हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। ये तो हमने ट्रांसलेशनल रोटेशनल की बात की है, फिर वाइब्रेशंस भी आ सकती हैं। तो वी जस्ट नीड टू नो कि हाँ भाई ऐसा होता है,
इसकी कोई फर्दर डिटेल नहीं हमें पता होनी चाहिए कि भाई कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। दैट यू आर नॉट सपोज टू नो। ठीक है। बच्चों एनी डाउट टिल नाउ? अब बच्चों जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है? बेसिकली लॉ तो अभी हमने बताया ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन की है। हमारा लॉ ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, अंशुमन माइक म्यूट करो। मतलब मॉलिक्यूल की नहीं, मुझे कहना चाहिए एक सैंपल की, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैंपल इज डिस्ट्रीब्यूटेड equally between all degrees of freedom। ठीक है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का सैंपल है, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 है। ठीक है। तो भाई एक्स एक्सिस वाली मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी हो रही होगी वो 100/5 20 होएगी। वाई वाली में भी 20 होएगी, जेड वाली में भी 20 होएगी। अगर हम एक रोटेशन के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके, वो भी 20 होएगी। और अगली रोटेशन के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो भी 20 होगी। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ आती है? बच्चे बात समझ आ रही है? भाई यस चाहिए मुझे, नहीं तो मैं नहीं पढ़ा रहा आगे। मतलब जरूरी नहीं कि यस, मतलब यस नो कुछ भी चाहिए। ओके। अब बच्चों यहां से, नाउ दैट वी हैव रिटन दिस, अब आपको ये बात समझ आती है जो मैंने कल बताया था कि हम ये सारी क्वांटिटीज को इक्वल कर सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर की एवरेज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर की एवरेज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। क्योंकि वी एक्स स्क्वायर की एवरेज से क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एक्स डायरेक्शन वाली मॉलिक्यूल्स के कारण। वी वाई स्क्वायर से क्या आएगा, वाई वाली। एंड सिमिलरली वी जेड से जेड।
तो ये जो हमने इक्वल किया है, ये क्यों कर पा रहे हैं हम? ड्यू टू इक्विपार्टीशन। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ये ना एक कॉमन माइंड में मिसकंसेप्शन रहता है कि हम कह देते हैं रैंडम है इसलिए इक्वल है जी। रैंडम इज नॉट द करेक्ट रीजन, इक्विपार्टीशन इज द करेक्ट रीजन। ओके? तो बस बच्चों, आई विल टेक 2 मिनट्स मोर, ये खत्म करना जरूरी है। तो आशीष, मुझे समझ नहीं आया, अनम्यूट करके पूछो प्लीज। तो बच्चों, अब बस हम क्या करेंगे, ये इक्विपार्टीशन को मान के हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये आप कह सकते हो कि बेसिकली हम थोड़ा सा मतलब मतलब नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, ये जो हमने इंटरनल एनर्जी निकाली थी U, ये हमने KTG यूज करके निकाली है ना? KTG कैसे मॉलिक्यूल्स मानती है? बोलो भाई। मोनोएटॉमिक है ना? तो बस अब हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई U फॉर मोनोएटॉमिक इज 3/2 nRT, राइट? मोनोएटॉमिक में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3। ठीक है? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि U फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? बताओ बच्चों। nRT/2। तो यहां से U फॉर, अब मैं U को जनरलाइज कर दूंगा, कि भाई एक के लिए nRT/2 था, तो किसी भी गैस के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? F/2 nRT। ठीक है? ये बच्चों था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके लिए फॉर दैट मैटर हम KTG पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा हम एंड में फ्रॉड टाइप्स कर देते हैं, मतलब फ्रॉड इन द सेंस कि KTG जो है वो सिर्फ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करती है, राइट? तो KTG ने जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करके उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, हमने उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया फॉर डायटोमिक यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या ये बात समझ आई बच्चों?
तो मतलब हमने हाँ बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब आपने बच्चों अगली क्लास तक हाँ, इंडिपेंडेंट मीन्स कि उसका दूसरे से मतलब नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, उस तरह से। तो अब बच्चों आपने कल तक मतलब जो भी केटीजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना है। मैं एक सेकंड आपको बता ही देता हूँ। हाँ मतलब अब आप ये ए बी सी डी पार्ट्स तक कर सकते हो पूरा, ठीक है। तो आपने 01 का ए बी सी डी पार्ट कंप्लीट करना है, राइट। चलो बच्चों, प्लीज रिवाइज नोट्स थॉरली। आई विल वेट फॉर सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन। प्रेजेंटली आपने नेक्स्ट क्लास के लिए 01 करनी है, ठीक है। कल ही है क्लास, उतना कर नहीं पाओगे। कल के लिए सिर्फ 3A करके लानी है। जो नहीं करके आएगा प्लीज देयर इज नो नीड टू कम, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय। नहीं, कल जब भी क्लास है, वैसे तो अपनी यही नहीं क्लास है ना कल शायद। अरे वाह, बस फिर तो 3A भी कर देना, ठीक है। अपना केटीजी वाला पार्ट पूरा हो गया है बच्चों, पूरा ठीक है। यस, 01 3A तीनों करनी है अपने नेक्स्ट क्लास तक। अगली क्लास से हम थर्मो शुरू करेंगे। चलो ओके बच्चों, बाय।